सभी को नमस्ते, जय हिंद। संस्कार स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब आप सभी स्टूडेंट्स एक नोटबुक ले लें, अब नोटबुक ले लें और अपनी बुक्स भी अपने साथ में ले लें क्लास 10 मैथ्स के लिए, और ध्यान से सुनें और जो चीज़ आपको नोट करनी है उसे भी आप नोट करते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे जो 10th क्लास की प्रश्नावली 3 है। का नाम है बहुपद। तो बहुपद के बारे में आज अपने को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले अपने को जानना है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद की घात का मतलब तो व्यंजक कोई भी अपने को पद दिया हुआ हो, उसमें जो बहुपद, जैसे कि बहुपद में जो x के पद होते हैं उनकी जो अधिकतम घात हो वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एक उदाहरण है x³ प्लस 7x² प्लस 6x ऋण 5, ये एक बहुपद है। इसमें ये जो पूरा पद है उसमें x की अधिकतम घात 3 है, यानी कि इस बहुपद की घात 3 कहलाएगी। इसी प्रकार जैसे कोई पद है x² ऋण 7x ऋण 2, ये बहुपद है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा पद है इसलिए बहुपद है। 1 2 3 पद हो रहे हैं इसमें से 2 पद चर हैं। जिन पदों में x y a b c ऐसे पद होते हैं वो चर पद कहलाते हैं, और जिसमें केवल संख्यात्मक मान हो वो अचर पद कहलाता है। तो ये जो बहुपद है ये द्विघातीय बहुपद है। x माइनस 5, इसमें बहुपद, इसमें जो चर पद है वो x, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण भी कहलाता है, मतलब रैखिक बहुपद भी कहते हैं इसको, रैखिक बहुपद। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली में अपन पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। तो बहुपद में सबसे पहले अपने को जानना होता है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो जो कोई सा भी जो पद लिखा हुआ है उसमें जो x की अधिकतम घात होगी वो बहुपद की घात, उस पूरे व्यंजक की घात कहलाएगी। तो अब हम बहुपद के शून्य के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य का मतलब होता है कि बहुपद में अपन x का यदि कोई मान रखें और उस बहुपद का मान यदि शून्य हो जाए तो वह बहुपद का शून्य कहलाता है। जिस मान x के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है, इसे बहुपद का शून्य कहते हैं। उदाहरण 2x fx बराबर 2x 6, ये बहुपद है और इसमें x की अधिकतम घात 1 है,
तो यह एक रेखिक बहुपद है। तो इसमें जैसे अपन मान रखेंगे x का 0, 1, ऋण 1, ऋण 2, ऐसे अपन मान रखेंगे। तो इसे देखने से पता लग रहा है यदि x का मान अपन 3 रख दें, इसमें x बराबर 3 रख दें, तो मान हमेशा कोष्टक में रखना है। कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो 2 का 3 से गुणा 6, ऋण 6 बराबर 0। यानी कि यहाँ पे इस बहुपद में अपन ने x का मान 3 रखा है, उससे बहुपद का मान 0 हो गया है। तो यानी कि इस बहुपद का शून्य 3 है, तो इसे अपन बहुपद का शून्य कहते हैं। तो आप इस चीज को नोट कर लें, अपनी नोटबुक में ये चीज नोट कर लें, डेफिनेशन भी नोट कर लें, ये उदाहरण भी नोट कर लें। यह अपने को ध्यान रखने की बात है कि बहुपद यदि रेखिक बहुपद है, यानी कि बहुपद में x का मान अधिकतम x का मान 1 है, जैसे कि x बिंदु ये बहुपद है, तो इसका शून्य 1 होगा। 1 का मतलब संख्यात्मक 1 नहीं, कोई किसी भी एक चीज होगी, हो सकता है x बराबर 2 हो, 3 हो, 4, कोई एक संख्या होगी। लेकिन यदि बहुपद की अधिकतम घात 2 है, बहुपद की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 होने पर, यानी कि बहुपद द्विघाती है तो उसके शून्य 2 होंगे। बहुपद की अधिकतम घात 2 होने पर शून्य 2 होंगे। अर्थात बहुपद की अधिकतम घात की संख्या के आधार पर शून्य की संख्या होती है। x के साथ है तो इसमें शून्य 1 होगा। या मानक रूप में लिखें जैसे ax² + bx + c, ये द्विघाती बहुपद है तो इसमें शून्य की संख्या 2 होगी। ax³ + bx² + cx + b, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 है, यानी कि शून्य की संख्या 3 होगी। शून्य का मतलब क्या मान रखने से ये 0 हो जाएगा, तो इससे 3 मान होंगे। यानी कि हो सकता है कि 2 रखने से 0 आ जाए, ऋण 3 रखने से 0 आ जाए, धन का 5 रखने से 0 आ जाए। यानी कि 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्य होंगे, 2 घात का बहुपद है तो 2 मान रखने से शून्य हो, मतलब 2 मान रखेंगे अपन और इसका मान 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अभी अपने को इस प्रश्नावली में अभी कक्षा 10 में अपने को द्विघाती बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो आप इसको भी नोट कर लें, ये जितना जो मैंने लिखा है उसको नोट कर लें। जैसे द्विघाती है बहुपद माना कि ax² + bx + c एक द्विघाती बहुपद है। माना अभी द्विघाती बहुपद है तो इसके 2 शून्य होंगे, तो माना कि शून्य
अल्फा व बीटा है, यानी इसके शून्य अल्फा व बीटा है। तो बहुपद व शून्य में संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि माना कि ये जो द्विघातीय बहुपद है इसके शून्य अल्फा व बीटा है, तो शून्यकों का योग शून्य ज्ञात कर एक बहुपद है, तो इसके ये द्विघातीय बहुपद है तो इसके दो शून्य होंगे। शून्य ज्ञात करने का तरीका अलग है। अभी केवल इनमें क्या संबंध होगा अल्फा बीटा और इसमें, तो वो इस प्रकार से है शून्य को या शून्यांक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, और शून्यांकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो इसे आप नोट करें। शून्यांकों का योग व गुणा ज्ञात होने पर बहुपद, यानी अपने को अल्फा प्लस बीटा पता हो और अल्फा गुणा बीटा पता हो तो अपन बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए माना बहुपद है f(x) बराबर के एक स्थिरांक है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नोट करें इसे। या अपन भी कह सकते हैं f(x) बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणा x प्लस शून्यांकों का गुणा। जैसे अपने को पता हो अल्फा प्लस बीटा है, जैसे कि अपने को देखा है 5 और अल्फा इंटू बीटा दे रहा है 6। तो इस आधार पर f(x) बराबर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस गुणा है 6। ये को अपन छोड़ सकते हैं, कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एक तरह से बहुपद ये हो जाएगा। तो इस प्रश्नावली में अपने को यदि बहुपद पता है तो अपन उसके शून्यांक भी ज्ञात करेंगे जिसे मूल भी कहते हैं, और यदि मूल पता है तो अपन बहुपद ज्ञात करेंगे। तो आप इसे नोट कर लें।
बहुपद की जो प्रश्नावली है इसमें अपने को थोड़ा सा गुणनखंड के बारे में पता होना चाहिए। तो अब अपन गुणनखंड की जो अपने को जरूरत पड़ेगी या बहुपद को हल करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी तो अपने को थोड़ा गुणनखंड आना चाहिए। तो मैं तुम्हें केवल मैं 4 उदाहरण बताना चाह रहा हूँ गुणनखंड के जो अपने काम आएंगे। तो जैसे अपने को थोड़ा सा गुणनखंड का टॉपिक पढ़ लेते हैं। गुणनखंड बहुत प्रकार से कर सकते हैं। अपन केवल 4 उदाहरण द्वारा शॉर्ट में गुणनखंड पढ़ेंगे। x² + 5x + 6। तो गुणनखंड में जो 3 पद हैं उनको अपने को 4 पद बनाना है। 4 पद बनाने के लिए हमेशा फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। 3 पद के 4 पद बनाने के लिए जो बीच वाला पद है जैसे कि 5 है इसके 2 भाग करने हैं। 2 भाग इस प्रकार से करने हैं कि x² का गुणांक 1 है और ये संख्या वाला मान 6 है। इनकी 6 को अपन गुणा के रूप में 1 × 6 लिख सकते हैं। फिर 6 में 2 का भाग भी जाता है यानी 3 बार जाता है। वैसे तो ये उदाहरण आपको देखने से पता चल रहा हो तो ये 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो अपने यहाँ पे धन है, यहाँ धन है तो इनको जोड़ के चेक करना है कि पहला जैसे 1 × 6 से 6 आ रहा है लेकिन इनको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अपने को 5 लाना है और जोड़ने से ही लाना है क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है। या माइनस का हो तो अपन घटा के चेक करते हैं। यदि यहाँ पे जैसे ऋण होता जैसे यहाँ ऋण होता तो अपन जोड़ के चेक नहीं करते। अपन 6 में से 1 घटाते तो 5 आ गया तो अपना काम हो जाता। अभी अपन इस सवाल में जैसे कि यहाँ पे धन तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। अपने को 5 लाना है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ रहा है। यानी 5 जो 3 पद है उनको 4 पद बनाना है। बीच वाले पद को 2 पार्ट में लिखना है। तो 2 पार्ट में कैसे लिखेंगे? 5 को अपन 3 और 2 कर देंगे और हमेशा जोड़ने से आना चाहिए। यानी कि x² + 3x + 2x + 6। 5x को अपन ने 3x + 2x लिखा है लेकिन जोड़ के ही 5 लाना है। 5 अपन दो प्रकार से ला सकते हैं। 1 × 4 से भी 5 आ सकता है। 10 - 5 से भी 5 आ सकता है। बहुत सारी संख्या हो सकती है। कुछ भी ले लो 11 - 6 से भी 5 आ सकता है। लेकिन अपने को 5 कैसे लाना है? वो इनको जोड़ के ही लाना है क्योंकि यहाँ धन का निशान है। इसलिए अपन ने इसको 3 और 2 लिखा है। तो 3 पद के 4 पद बन गए। तो इनमें से x कॉमन ले रहे हैं। कॉमन का मतलब भाग लेना। अपन भाग दे रहे हैं। x² में x का दिया तो x, यहाँ धन है 3x में x का भाग दिया तो 3। यहाँ पे धन का निशान है तो जनरल जो यहाँ निशान होता है वही ले लो। वापस इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? तो 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग जा रहा है तो x बच गया। 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बच गया। निशान से ही सोचना है धन में धन का भाग क्योंकि यहाँ सारे धन है। वापस x + 3 और x + 3 दोनों में हो। यहाँ ये 3 पद थे, यहाँ ये 4 पद हो गए। अब ये 2 पद है। गुणा के रूप में पूरा 1 पद है, ये पूरा 1 पद है। इन दोनों पदों में से x धन 3 कॉमन है। तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से भाग दिया कॉमन का मतलब यहाँ से 2 बच गया। तो ये जैसे गुणनखंड का एक उदाहरण हो गया। तो अपने वैसे 4 उदाहरण 4 प्रकार से गुणनखंड हो सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लें। ये उदाहरण नोट कर लें। उदाहरण नंबर 2 x² + x ऋण 12। वापस इसके अपने को गुणनखंड करना है। ये जो 3 पद है उसको अपने को 4 पद बनाना है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको भी कुछ नहीं करना। x को अपने को 2 भागों में लिखना है। 2 भागों में ऐसे लिखना है, इसका गुणांक 1 है, इसका 12 है। यानी कि 12 को यहाँ से अब अपन यहाँ ऋण का निशान है तो अपन घटा के चेक करेंगे। 12 में से 1 जाएगा तो 11। अपने को 1 लाना है। तो घटाने से 1 कब आएगा? जब 5 5 की संख्या हो। जैसे 6 और 5 5 की संख्या है, 9 और 10 5 की संख्या है। तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे आप जैसे 12 में 2 का भाग भी जा रहा है 6 बार, लेकिन घटाएंगे
तो 4 आएगा। और वैसे देखने से ही पता लग रहा होगा आपको कि यहाँ 1 है तो 3 और 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब ये जो x है, x का गुणांक 1 है, इसको अपने को x², बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अपन ऐसे गुणनखंड करेंगे तो या तो जैसे जो पहला इससे पहले जो उदाहरण बताया था उसमें 3 संख्याएं पहले से धन की थी, तो टुकड़े करने के बाद भी चारों 3 यदि धन की है तो चौथी भी धन की होगी, ये भी आपको ध्यान रखना। यहाँ जैसे 2 धन 2 ऋण, एक ऋण हो गया तो दूसरा भी ऋण होगा। जैसे यहाँ पे ये 2 धन के 2 ऋण के, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 3 धन हो जाए 1 ऋण हो जाए या 3 ऋण हो जाए और 1 धन हो जाए। इसका मतलब अपने से कुछ गलती होगी। चाहे तो आप वापस चेक कर सकते हैं, भाई धन का 1 बचना चाहिए, तो 4 धन के ऋण के 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 धन का बच जाएगा। तो वापस वही काम करना है, अपने को इन दो में से कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब भाग लेना। x कॉमन लिया था x बचा, x² था इसलिए यहाँ x का भाग दिया तो 4 बचेंगे। अब अगला कोष्टक x धन 4 ही बनना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले जो तीसरे नंबर में जो निशान है वही कॉमन लेना, मतलब उसी का भाग लेना। इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है। वापस इसको देख के x धन 4 नहीं लिख देना, ऐसा नहीं आप बिना देखे कैसे लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको सोचना है, क्योंकि यदि कुछ गलती होगी तो यहाँ पता लग जाएगी। ऋण में ऋण का भाग दिया, इसमें अपन भाग दे रहे तो धन हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएंगे, धन का x बचा। ऋण में ऋण का भाग दिया धन, 12 में 3 का भाग देंगे 4, यानी अपने आप x धन 4 बनना चाहिए। यदि इधर x+4 है या x-4 बन रहा है तो कुछ गड़बड़ हो चुकी है, तो आपको पता लग जाएगा। वापस वही जो पिछले में था, ये 3 पद है, 4 पद हो गए यहाँ पे, लेकिन अब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पद मानेंगे, ये पूरा 1 पद है। तो इन दोनों में से वापस x+4 वापस कॉमन है। कॉमन का मतलब, कॉमन लेने का मतलब अपन भाग लेंगे, तो इसमें x+4 का भाग दिया तो x बचा, यहाँ से भी यानी इसके गुणनखंड ये हो। तो अपन ये गुणनखंड बहुपद वाले प्रश्नावली में गुणनखंड इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये जैसे एक बहुपद है, इसके गुणनखंड ये हो चुके हैं, इसका मतलब यहाँ अपने को देखिए अपने यूज आएगा आगे कि जैसे इसके गुणनखंड x+4 और x ऋण 3 है, यानी कि यदि अपन इसमें x बराबर ऋण 4 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अपन x बराबर उल्टा निशान से, x ऋण 3 भी इसका एक गुणनखंड है, यानी कि अपन जब इसमें x बराबर धन का 3 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये अपने सवालों में काम आने वाली चीज है। जब अपने को बहुपद के शून्य ज्ञात करने होंगे तो उसमें अपन ऐसे गुणनखंड करके हल करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा गुणनखंड बताना चाह रहा हूँ। तो गुणनखंड के 4 प्रकार के सवाल हो सकते हैं। तो यहाँ पे धन हो, जो अपन ने उदाहरण 1 में लिया, यहाँ पे ऋण हो, ये अपन सेकंड हो गया। अब यहाँ पे भी धन या ऋण हो सकता है, तो जैसे आप इसको नोट कर लें। यह गुणांक 1 है, इधर 15 है, यानी अपने को ये 2 को इस प्रकार से लिखना है कि गुणा करने से तो 15 आ जाए, लेकिन रहना वही चाहिए। तो अपन इसको x² भी चेंज नहीं होगा, ऋण 15 भी चेंज नहीं होगा, केवल ऋण 2x को लिखना है, 3 पद के 4 पद बनाना है। तो जैसे यहाँ पे 15 या ऋण की घटा के चेक करो, जोड़ के चेक नहीं करना, 15 और 1 16 ऐसे चेक नहीं करना, घटाने से 2 लाने, 15 में से 1 जाएगा तो 14 बचेंगे, अपने को 2 लाने। 15 में वो 3 का भाग जा रहा है 5 बार, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएंगे। तो अब लिखते हुए ध्यान रखना है, बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में, तो उसको धन लिखेंगे। आपसे जल्दी में गड़बड़ हो जाए तो यही से जैसे आपने इसको ऋण 3 कर दिया, तो वैसे भी 3 निशान हो गए, 3 निशान कभी नहीं होंगे, 2 धन 2 ऋण या चारों धन। ऋण 5 और ऋण 3 ऋण 8 होते हैं, यानी इसलिए जब भी ऐसे अपन घटा के करेंगे तो बड़ी संख्या का निशान तो दिया हुआ रहेगा, छोटी संख्या का निशान बदलेंगे। बड़ी संख्या का निशान दिया हुआ, जैसे यहाँ धन होता तो अपन धन लिखते, ऋण होता तो जैसे अभी यही सवाल ऐसे होता था,
तो इसका मतलब बड़ी संख्या का निशान धन का, छोटी का चेंज करके ऐसे हो जाता है। तो अभी अपन इसको पहले मैंने ड्रिल कर रखा है, वापस लिखता हूँ इसको। एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या का निशान दिया हुआ, ये दिया हुआ ऋण का, छोटी संख्या का निशान बदल के, तभी तो ऋण के 5 धन के 3 बचेंगे, ऋण के 2। एक्स वापस कॉमन है, तीसरा निशान जो कोई कॉमन लेना है, इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 15 में 3 का भाग 5 का, वापस ये 2 पद हो गए। यहाँ से x ऋण 5 कॉमन है, यहाँ से x बचा, यहाँ से 3 बचा। यानी कि ये जो बहुपद है इसके अपने को शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे नेक्स्ट। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अपन ये तरीका बनाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद अपने को जो तरीका होगा वो नेक्स्ट सवालों में आ जाएगा। लेकिन अभी इतना सा अपन जान सकते हैं कि यदि इस बहुपद में अपन x बराबर धन का 5 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, x बराबर ऋण 3 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लें। इस प्रकार से अपने को गुणनखंड विधि द्वारा भी शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इसे नोट कर लो आप। एक और उदाहरण इसी से मिलता जुलता बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर, अब की बार इसको ऐसे कर देते हैं, प्लस 2x ऋण 15 कर देते हैं। तो तरीका वही रहेगा, 1 का 15 से 15। इस बार अपने को तो इसको प्लस कर देता हूँ। चलो माइनस ही रहेंगे, तो प्लस करके इसको माइनस। वापस वही तरीका पे अपने को जोड़ने से तो आएंगे नहीं। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। इसमें भी 1 बिंदु 14 से 14 घटाने से अपने को 5 आना है। 14 में से 1 गया तो 13 बचेंगे, 2 का भाग 7 बार आ रहा है, यानी 7 में से 2 जाएंगे तो 5। तो अपन इसको एक्स स्क्वायर ऋण 7x ऋण 2 है। तो यहाँ पे गलती हो गई है, ऋण 7 और ऋण 2 ऋण 9 हो जाते हैं। जब भी अपन ऐसे घटाने से करेंगे तो बड़ी संख्या का निशान तो दिया हुआ, जैसा मैंने अभी बताया था, और छोटी संख्या का निशान बदलेंगे। दिया हुआ इसका ऋण रहेगा, इसको अपन धन कर लेंगे। वापस हुई, दोनों में x कॉमन है, x ऋण 7। यहाँ इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, भाग जा रहा है, इनकी कॉमन है ना, x बचा ऋण 7, x ऋण 7 वापस कॉमन है। यहाँ से x बचेगा, यहाँ से धन का 2 बचेगा। यानी कि जब अपन बहुपद हल करेंगे या शून्य ज्ञात करेंगे तो अपने को ऐसे हल करना है। यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं कि इस बहुपद में यदि x बराबर धन के साथ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और x बराबर ऋण 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। आप इसे नोट